प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हम अपने प्रोग्राम में कई बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को बरतानिया ने रेड लिस्ट में डाला, और उस वक्त डाला कि जब पाकिस्तान में केसेस की शरह इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि दीगर ममालिक में थी, और उनको रेड लिस्ट में नहीं डाला गया था। उसमें एक मिसाल भारत की भी है। भारत में केसेस की, पॉजिटिव केसेस की शरह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत अरसे तक भारत को रेड लिस्ट में नहीं डाला गया। फिर जब भारत का जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा दुनिया के लिए ख़तरा बना, तो भारत को भी रेड लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि जब पाकिस्तान में जो पॉजिटिव केसेस की शरह थी वो 3% तक गिर गई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। अब भारत में सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत को तो रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। इस सूरत हाल में बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, क्या ये फैसला सियासी बुनियादों पर तो नहीं हो रहा, और पाकिस्तान को मुसलसल रेड लिस्ट में बरकरार रखने की वजूहात क्या हैं। इस पे कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑनलाइन पिटीशन दायर की गई है जिसमें 24 घंटों के अंदर अंदर 1 लाख से ज़ायद अफराद ने ऑनलाइन दस्तखत किए हैं। और ये एक शर्त भी है कि अगर 1 लाख अफराद दस्तखत कर दें तो उसको बरतानवी पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किया जाता है, और ये 24 घंटों से कम वक्त में हो गया है इस केस में। यानी आप देखिए कि लोग कितना परेशान हैं, पाकिस्तानी कितना अपसेट हैं इस बात पर कि वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, फैमिलीज़ फंसी हुई हैं, वापस आना चाहते हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो लोग इससे कितना अपसेट हैं, इसकी मिसाल आपको, ये सबूत आपको मिलता है 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज़्यादा दस्तखत से। अब ये पार्लियामेंट में मामला आएगा तो शायद वहाँ पर कुछ बेहतर तरीके से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस पर बहस कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में हम पार्लियामेंटेरियंस का मौक़िफ़ भी लेंगे, और इसके अलावा जो बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ गुलाम हुसैन मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं यूके में 92 के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब, खुश आमदीद। नाज शाह हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर पार्लियामेंट यूके, आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अनिल ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज ओवरसीज़ डेस्क लंदन हाई कमीशन, आपका भी अनिल ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया। मैं नाज शाह साहब से सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा। आपने आवाज़ भी उठाई है, जो पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में है और मुसलसल रेड लिस्ट में है और निकाला नहीं जा रहा, और हम कंपैरिजन के लिए इंडिया की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि इंडिया को भी आप रेड लिस्ट में डालें, लेकिन हम सवाल ये करते हैं कि इंडिया में केसेस की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। आपके ख्याल में कोई आदाद शुमार को देखकर ये फैसला किया जा रहा है, या कुछ लोगों का जो इल्ज़ाम है कि ये सियासी बुनियादों पर फैसला हो सकता है, तो क्या इसमें कोई हकीकत हो सकती है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए। प्लेजर टू बी हियर। तो देखें, पहले जब रेड लिस्ट पर पाकिस्तान को लगाया गया था उस वक्त भी हमारे इन्फेक्शन रेट इंडिया से कम थे, और सिर्फ इंडिया नहीं, ये एक इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं है, मगर इस सियासत जो ये अगर सियासी बात नहीं है तो किस बिना पर ये फैसले किए जा रहे हैं। तो जाहिर है बोरिस जॉनसन ने उस वक्त इंडिया का प्रोग्राम बनाया हुआ था वो ट्रेड डील के लिए, तो वो इंडिया को रेड लिस्ट पर नहीं लगाया गया। उसके बाद देखें, डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी वजह से हमारी यहाँ ब्रिटानिया में 4 हफ्ते हमें ज्यादा आगे जो अपनी फ्रीडम डे थी, जहाँ के हमारे रिस्ट्रिक्शन कम किए जा रहे थे, वो 4 हफ्ते हमें वो आगे बढ़ाने पड़े। ठीक है, पहले तो ये हुआ था। और अब अगर देखें तो वही सूरत हाल है कि देखें, पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन रेट है वो कम है, इंडिया में ज्यादा है, मगर इंडिया को एम्बर लिस्ट पर लगाया गया है। तो फिर अगर वो हमें गवर्नमेंट समझा नहीं रही, वो डेटा शेयर नहीं कर रही, मार्च से अब तक उन्होंने वो डेटा शेयर नहीं की कि किस बुनियाद पर, किस डेटा के बुनियाद पर ये फैसले हो रहे हैं, तो हम इसे यही समझ सकते हैं कि ये वाकई ये एक पॉलिटिकल मनूवर है, ये एक पॉलिटिकल पॉइंट है जो हमारे गवर्नमेंट ने की है। और अफसोस की बात यह है कि एक तो हमारे जो पाकिस्तानी जो अवाम है, जो हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी है, ये उनके लिए ठीक नहीं है। ये आपने खुद कहा है कि 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर हो चुके हैं उस पार्लियामेंट्री पिटीशन पर। और देखें, हमें बहुत ही गुस्सा है हमारे पाकिस्तानियों में, क्योंकि सरे आम ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल छुपा भी नहीं सकते कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब उसको एम्बर लिस्ट पर लगाया गया है, तो फिर हमारी जो रिस्क है वो ब्रिटिश नेशनल के लिए, ब्रिटिश सिटीजन के लिए, वो डेल्टा वेरिएंट का रिस्क, वो हमारी जानों के साथ खेल रहा है ये गवर्नमेंट, और अपने पॉलिटिक्स को हमारे अवाम के आगे रख रहा है। तो
तो इस लिहाज से हमें बहुत अफसोस है, बहुत गुस्सा भी है, और मैं भी और भी जो पार्लियामेंटेरियंस है, आज सुबह भी हमारी मीटिंग हुई थी, कल भी हमारी मीटिंग है, इसके लिहाज से हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा था कि पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट से निकाला जाए, वहाँ से कोई जवाब मिला? तो नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। कल हमने सबने खत लिखे थे क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी। अगर तो बराबरी करनी है ना, बराबर रखें कि किसी एक कंट्री में इतने इन्फेक्शन हैं, सबको बराबर हकूक से बात करें, इंसाफ से बात करें, तो हमें तकलीफ नहीं होती। मगर जब इतनी नाइंसाफी जाहिर हो, जो इतनी ब्लेटेंट हो, हमारे सामने पेश की जा रही है कि हमारे नंबर्स भी कम हैं मगर फिर भी पाकिस्तानियों के मुखालफती डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हमें ज़्यादा तकलीफ तो होगी। तो मुझे नहीं उम्मीद कि अभी तक आज तो हाथ वापस नहीं आएगा। और दूसरी बात यह, जो पार्लियामेंट्री पिटीशन है वो 5 सितंबर में हमारी पार्लियामेंट अभी रिसेस में, समर रिसेस में है, तो जब तक हम पार्लियामेंट वापस नहीं जाएंगे तब तक हमें वो पिटीशन उसकी डिबेट नहीं कर सकेंगे। तो वो सितंबर में है, तो एक पूरा महीना बाकी है। तो ये भी अफसोसनाक बात है कि हम किसी को, क्योंकि पार्लियामेंट रिसेस में है, हम चैम्बर में उठा नहीं सकते, मगर हम हाथ लिख सकते हैं। मगर देखते हैं सितंबर तक, क्या पता ये मसला खुद ही पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट पर लगाया जाए या कोई मसला हल हो जाए। उम्मीद में दुनिया कायम है, तो जी उम्मीद है। अच्छा, मुझे ये बताइए ना साहिबा कि मैं इस एक और इशू, वो अगरचे इससे अलग है, लेकिन फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें डालने के लिए भी पाकिस्तान के हवाले से बरतानिया ने वोट दिया था, और इस पर इंडिया ने खुद कहा कि फैटफ में पाकिस्तान का नाम डलवाने में उनका किरदार है, इंडिया का किरदार है। तो क्या ये कोई नेक्सस है इंडिया और बरतानिया का? क्या इंडिया जो है वो उसकी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी एक्टिव है कि वो जहां चाहे बरतानिया को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है? और इस सिनेरियो में क्या कोई इंडिया का किरदार हो सकता है कि जी पाकिस्तान को रेड लिस्ट से ना निकाला जाए और इंडिया को निकाल दिया जाए? नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना, जो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान पड़ोसी है, और पड़ोसियों में अच्छा हमारा फर्ज है कि हम आपस में ठीक रहें। और ये इंडिया और पाकिस्तान में जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं ये समझती है हमारे अवाम के लिए या इंडिया के अवाम के लिए ठीक है। देखिए, हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, मगर मुझे ये अफसोस है कि ब्रिटेन जो है एक मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी को कहा जाता है। ये कहते हैं ना कि अगर अपनी चीज खराब हो तो दूसरे को कुछ कह नहीं सकता। तो इस लिहाज से हमें अपने गवर्नमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए कि जहाँ की मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैं इंडिया के गवर्नमेंट पर ये नहीं इल्जाम लगा सकती। मैं सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ये इल्जाम जरूर लगाऊंगी कि वाकई वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ठीक है, इंडिया की लॉबी स्ट्रांग होगी और मुल्कों की भी लॉबी स्ट्रांग है, वो मैं मानती हूँ, लॉबी स्ट्रांग होगी, मगर ये नहीं है कि इंडिया पर ये इल्जाम लगाया जाए। ये इल्जाम बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट के, इट्स एट द फीट ऑफ आवर गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एक्टिंग डिस्क्रिमिनेटरली, अनफेयरली, और ये अनजस्ट है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। बिल्कुल सही है। अनिल जफर साहब, बहुत से पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में हैं और वो आपसे भी रब्ता करते होंगे। ये बताइए कि हमारा हाई कमीशन जो है उसने अपना कोई किरदार अदा किया है इस सिलसिले में अब तक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे दोबारा इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब से ये फैसला हुआ है तब से पाकिस्तान हाई कमीशन यूके अथॉरिटीज़ के साथ इन कांटेक्ट है। हमने ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनके साथ हर लेवल पे रेज़ किया था और हम करते रहे हैं। एट ऑल लेवल्स हम लोग इनको एंगेज करते रहे हैं, और जितना भी पाकिस्तान में जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से डेटा था हमारा, जो हमारे केसेस के हवाले से डेटा था, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के हवाले से हमारा डेटा था, वो हम ऑन रेगुलरली बेसिस, हम हर मंथली बेसिस पे इनके साथ ये शेयर करते रहे हैं। और इवन फॉर दिस मंथ भी हमने अपना सारा जो डेटा है वो इनके साथ शेयर किया है। और हमने जो अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, दैट हैज़ नॉट अफेक्टेड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, बट देयर इज अ जनरल कंसर्न। आप ये कह रहे हैं कि आपने ये डेटा जो है वो बरतानवी हुकूमत से शेयर किया है कि पाकिस्तान की में केसेस की शरह क्या है, यही बात कर रहे हैं ना आप? जी एग्जैक्टली। ये हर लेवल पे हम इनके साथ शेयर भी करते रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस भी बताते रहे हैं, अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की डिटेल्स भी शेयर करते रहे हैं।
बट जो गवर्नमेंट है वो आफ्टर ऑल एक सॉवरेन गवर्नमेंट है, हम इनका इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इन डिसीजन को, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ देयर सिटीजंस। अच्छा, आपके से अनिल जफर साहब फिर ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने जब वो सारा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम सारी चीज़ें शेयर की गवर्नमेंट के साथ, तो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए, जबकि दूसरी तरफ इंडिया कन्विंस कर पाया उनको और उसने अपना नाम निकलवा लिया? तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? देखिए, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, एग्जैक्ट फैक्ट्स तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ यूके के डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, बट दिस आई कैन टेल यू कि जो उनका रिलेशनशिप विद पाकिस्तान है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय रिलेशनशिप बाय एनी अदर कंट्री। इनका अपना एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और ऑल वी कैन से इज, क्योंकि किसी और कंट्री से आप पाकिस्तान के डिसीजन को रिलेट नहीं कर सकते। हमारा जो इशू है, जो हमारा कंसर्न है, वो इज पाकिस्तान ऑन द रेड लिस्ट। वी नॉट कंसर्न कि किसी को अगर उन्होंने एम्बर लिस्ट पे मूव किया है, ठीक है, प्रेशर है हमारे पास भी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, और ये हमने सारी जो कंसर्न्स हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेन कल के बाद हमने फिर एक दफ़ा से इनके हर लेवल पे जो भी अप्रोप्रिएट लेवल बनता है, हर कंसर्न अथॉरिटी से, मिनिस्टर से, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, अंडर सेक्रेटरीज के साथ, परमानेंट सेक्रेटरीज के साथ अपना कंसर्न दोबारा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको पेश किया है, ताकि वो पाकिस्तान के लिए जो फैसला करें वो जल्द से जल्द हो सके, ताकि जो पाकिस्तानियों को मुश्किल, जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हम जल्द से जल्द एड्रेस करवा सकें। सही है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन साहब, पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि हम सब देखें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और इस पर हमने कई प्रोग्राम्स में बात की है, कि क्वारंटीन पॉलिसी, आपको 10 दिन एक होटल में स्टे करना है, 1750 पाउंड जो हैं वो ख़र्च करने हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसके लिए लोगों ने हाल ये निकाला था कि वो 400-500 पाउंड खर्च करके तुर्की में स्टे करते थे 10 दिन, वहाँ क्वारंटीन पीरियड पूरा करके वहाँ आगे चले जाते थे, और वहाँ पर पाबंदियाँ भी ऐसी सख्त नहीं थी। ये बताइए कि अब तुर्की ने भी 10 दिन का क्वारंटीन पाबंदी लगा दी है, और पॉलिसी जो है वो ये अनाउंस की है, तो अब जो पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले लोग हैं वो क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला है इसका? बहुत शुक्रिया असद, इसका मैं जवाब थोड़ा सा बाद में आपको देता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक ज़रूरी ये बात कर लेने दें कि जो बरतानिया के अंदर इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यकीन करें इतने ज़्यादा उनके अंदर गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है कि अगर हमारे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो सही केस भी प्लीड नहीं कर सकते, अगर वो सही जो फैक्ट्स हैं वो ही नहीं बता सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारा केस मुकदमा सही नहीं लड़ा गया गुलाम हुसैन साहब, क्योंकि अनिल साहब ये कह रहे हैं कि बहुत का हमने हर लेवल पर इसको डिस्कस किया। मैं बताता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। अनिल जफर साहब बड़े मोहतरम है, हमारे हाई कमीशन के ऑफिसर है, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे प्रोग्राम में भी आए हैं, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ इसका। देखें, एक हफ्ता कबल से इंडियन अखबारात के अंदर खबरें छपना शुरू हो गई थी कि इंडिया जो है वो रेड लिस्ट के अंदर से निकल आएगा। जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर बातचीत चल रही थी, किसी ना किसी लेवल पर चल रही होगी। हमें इस बात से, जैसे आपने प्रोग्राम में कहा, हमें ये कंसर्न नहीं है कि इंडिया को क्यों निकाला गया और हमें क्यों निकाला जा रहा। हम सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि हमारा जो मुकम्मल तौर पर सही केस है, और हमारे कई दूसरे ममालिक से भी हमारे केसेस भी कम है, उसके अलावा आर नंबर कम है, उसके अलावा हमारा जो रिकवरी रेट है वो 98% है। इंडिया का हमसे भी कम है, और दूसरे ममालिक हमसे भी कम है जिनको एम्बर लिस्ट के अंदर दाखिल किया गया। आज की, अगर आप आज के स्टैटिस्टिक्स देखें तो आज भी हमारा 98% रिकवरी रेट है। उसके बावजूद मैं आपको यह बताता हूं कि देखें, हम जो यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं यूके के अंदर, वो बड़ा मुश्किलात का शिकार होते हैं। वो इस हवाले से होते हैं कि अगर वो कोई ऐसी खबर दें जो कि मफादी आमा में हो, लेकिन हमें ये कहा जाता है जी ये कि पाकिस्तान के ये खबर जो है वो खिलाफ जा सकती है, यहाँ पर पाकिस्तान का इमेज खराब हो सकता है। अच्छा, हमारी खबरों से इमेज खराब हो सकता है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर करते धरते हैं, हमारा यहाँ पर वजीर आजम, हमारा यहाँ पर सदर, हमारा सब कुछ यहाँ पर हाई कमिश्नर होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वो वर्किंग डे जुमेरात वाले दिन अगर वो पूरा दिन ग्राउंड के अंदर क्रिकेट मैच खेलेगा और उसी दौरान उसी दिन जो है वो इंडिया रेड लिस्ट से निकलने के लिए लॉबिंग कर रहा होगा, तो फिर आप बताएं कि हम ऐसी खबर भी अगर अवाम को ना बताएं तो फिर क्या करें।
अच्छा, ये इतने ज्यादा कंसर्न है। ये जुमेरात 29 जुलाई को रॉचडेल के अंदर जाकर पूरा दिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर क्रिकेट मैच खेलते रहे हैं। क्या वर्किंग डे के अंदर भी कोई इस तरह कर सकता है कि आपका हाई कमिश्नर हो और सारा दिन क्रिकेट मैच खेल रहा हो और उस दौरान जो है वो इंडिया रेड लिस्ट से निकलने की लॉबी कर रहा हो? इस तरह की जब बात करें तो फिर अगर आप कहें कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गया जी, ये पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, हमारी बातों से अगर इमेज खराब हो रहा है तो जो लोग पाकिस्तान के यहाँ पर करते धरते हैं उनको पाकिस्तान की इमेज का बेहतर ख्याल करना चाहिए। आप रात को जो है वो कवाली नाइटों में जाएं, 2-2 बजे तक वहां से वापस आए और अगले दिन आके आप जो है वो दफातर के अंदर आके फिर आप कहें जी कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से नहीं निकला जी, हम लेटर लिख रहे हैं जी, हम इससे अलावा इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कम्युनिटी जरूर सवाल करेगी। आज पूरी कम्युनिटी जो है, आज जुमे का दिन था, हमने मसाजिद के बाहर लोगों से गुफ्तगू की, रिपोर्टिंग की। लोग इतने एंगर का शिकार थे कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। मतलब आप पाकिस्तान और बरतानिया एक अहम दोनों अलाइज हैं, बहुत सारे मामला के अंदर इन कंट्रीज की बिजनेस टाइज हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद के अंदर ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं, तो आप इनके वफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इनको जो है वो कंसर्न शो किए तो पब्लिक आकर दिखाएं कि आपने यहाँ इस लेवल पर आप पर लेटर लिखे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मोहतरमा हमारे साथ हैं, ये मैं पहले अनिल जफर साहब से ये लेटर लिखती हैं वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को, तो मीडिया को जारी करती हैं कि हमने ये लेटर मीडिया को लिखा है, हमें बताती है कि हमने ये लेटर हमने कंसर्न शो किया है, और इनको सारी कम्युनिटी सलूट पेश करती है कि जिस तरह ये कम्युनिटी के मिसाइल को सबसे आगे आकर उजागर करती है। जी ठीक है अनिल जफर साहब, गुलाम हुसैन अमान साहब का कहना यह है कि हाई कमिश्नर ने मुकदमा सही लड़ा ही नहीं है, और उन्होंने कहा सारा दिन क्रिकेट खेलने वाली बात और इंडिया जो है वो किस तरह से फाइट करता रहा, अपनी लॉबिंग करता रहा, तो हमारी अटेंशन, हमारा केस स्ट्रांग नहीं था, लड़ा नहीं गया सही। अनिल साहब, अवान साहब ने जो तो पर्सनल कमेंट्स दिए उन पर तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो मतलब इट्स नॉट द राइट फोरम। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी आपने खुद कहा है कि पाकिस्तान को टर्की ने भी रेड लिस्ट में डाल दिया, वहाँ पर भी अब पाकिस्तानियों को 10 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना होगा कि मुल्क पर्सनल लेवल पे डील नहीं करते हैं, स्टेट टू स्टेट पॉलिसी के और बहुत सारे कॉन्टूवर्स होते हैं। अगर टर्की जैसा बरादराना मुल्क अगर पाकिस्तान के लिए फैसला कर चुका है और इंडिया के लिए किसी और मुल्क के लिए फॉर दैट मैटर उसने ये फैसला नहीं किया, तो दिस क्लियरली शोज कि डिप्लोमेसी और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो पर्सनल कंसिडरेशन से थोड़े ज्यादा ऊपर होते हैं। सही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कसूर है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस इसका है कि उनकी डिप्लोमेसी ही वीक है? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इट्स नॉट, ये किसी दफ्तर का या किसी इदारे का कसूर नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है। और पाकिस्तान, जो यूके ने फैसला किया है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तुर्की के फैसले की एक रैशनल रीजन ये भी हो सकती है ना अनिल साहब, कि चूंकि अब ये बरतानिया ने बहुत लंबा पीरियड हो गया और हर पाकिस्तानी ने रास्ता इख्तियार कर लिया था कि वो तुर्की जाता था और तुर्की से आगे जाता था, तो शायद वो इस इनफ्लो को रोकने के लिए कि जी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आके क्वारंटीन कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो हो सकता है उसको डिस्करेज करने के लिए क्या, आई डोंट नो, लेकिन वो उसकी तो एक रीज़न ये भी हो सकती है ना तुर्की की। देखिए, वही मैं आपको अगेन फिर मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को कि ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है। तो यूके की गवर्नमेंट का एट द एंड ऑफ द डे वो एक सॉवरेन कंट्री है, हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करती है। जिस फैसले से तकलीफ हो रही है पाकिस्तानियों को, इससे हम आगाह हैं कि हमने हर लेवल पे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी, NCOC भी और भी जो कंसर्न अथॉरिटीज है, सब जो ब्रिटिश हाई कमीशन लंदन इस्लामाबाद में, उसके साथ भी ये चीज़ें शेयर करते हैं। हम यहाँ पर यूके में इन सब कंसर्न अथॉरिटीज के साथ शेयर करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोसेस है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो विद द यूके साइड है। हम उसको सिर्फ अपना केस प्लीड कर सकते हैं, फैसला एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही करना। जी गुलाम हुसैन अमान साहब, आप आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, देखें, मैं पहले कहा जफर साहब की बात से तो मैं ज़ाहिर है इन्होंने तो हाई कमीशन की बात करनी है एंड वी रिस्पेक्ट हिम, ज़ाहिर है हाई कमिश्नर साहब ने जो इनको कहा है वो कर रहे हैं, हम इनकी बात से इसलिए वो मैं खिलाफ नहीं इसलिए करना चाहता, लेकिन ये बात तो कहना हमारा हक है कि अगर हाई कमीशन ने, अगर हम ये बात करेंगे तो वो कहेंगे जी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। जो जितना कम्युनिटी के अंदर इस वक्त गुस्सा और गम और गुस्सा पाया जा रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस लेवल पर आकर, किस जगह पर आकर आपने गुफ्तगू की है। अगर हमारे जो यहाँ पर MP हजरात हैं, जो हमारी नाज साहबान, दूसरे भी हैं, यास्मीन कुरैशी साहब हैं, जब ये बात करती हैं, ये बांगे दौर बताती हैं कि हमने
किस फोरम के अंदर क्या पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, किस तरीके से हमने बात की है। अभी भी नाज शाह साहब हमारे प्रोग्राम के अंदर बांगे दोहल जो है वो बरतानवी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रही हैं, उनके डिसीजन मेकर्स को भी बना रही हैं। तो हम हमारे यहाँ पर हमें पता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं जिक्र करना चाहता, लेकिन हमें पता है कि पॉलिटिशियन है, अनिल साहब एक डिप्लोमेट हैं या वो एक ऐसे इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप दोनों की बातचीत को कंपेयर तो नहीं कर सकते। गुलाम हुसैन आज़ाद अनिल साहब की पोजीशन नहीं, लेकिन मैं हाई कमिश्नर साहब की बात कर रहा हूं। मैंने पहले कहा है अनिल साहब तो बिल्कुल अपना जो हाई कमीशन का मौकफ दे रहे हैं, वी रिस्पेक्ट हिम, वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं हाई कमिश्नर साहब की बात कर रहा हूं। हाई कमिश्नर साहब को कम्युनिटी से रोज उनका आमना सामना होता है, उनको कम्युनिटी को बताना पड़ेगा कि वो किस लेवल के ऊपर उन्होंने ये हमारा मुकदमा लड़ा है। हमारा आखिरी कमेंट ले लूं, फिर मैं ब्रेक लेता हूं और फिर नाज शाह साहब के पास जाना है। लास्ट कमेंट फ्रॉम अनिल जफर साहब। अनिल साहब, आपने कहा कि हर सतह पर हमने इस मुकदमे को लड़ा है। आप फोरम्स बता दें ताकि कुछ तसल्ली हो जाए व्यूअर्स की, जो सुनने वाले देखने वाले, कि हमारा मुकदमा कहां लड़ा जा रहा है। आप फोरम्स बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने किन किन फोरम्स पर किन किन शख्सियात को खत लिखे हैं, किन किन फोरम्स में बात की है, किस से आपका डायलॉग हुआ है या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं प्लीज। जी बिल्कुल, आप मतलब फ्रॉम द वेरी टॉप प्राइम मिनिस्टर की, जब प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब से बात हुई थी, उसमें ये इशू रेज किया गया था। एंड यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। फिर फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे इसको रेज किया। हाई कमिश्नर के जो काउंटर पार्ट्स हैं यहाँ पर, जो ब्रिटिश FCDO में हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ में हैं, जो NHS में हैं, जिस लेवल पे पाकिस्तानी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ पर, जो पाकिस्तान ओरिजिन पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो और हमारे पार्लियामेंटेरियन दोस्त हैं, उनके साथ मतलब हर लेवल पे, जो भी इवन वर्किंग लेवल पे भी, एट माई लेवल इवन, हमने ये कंसर्न शेयर किया है फ्रॉम द होम विद द होम ऑफिस एंड FCDO कि ये हमारी तरफ एक कंसर्न पाया जाता है। दे हैव ऑलवेज अश्योर्ड अस कि वो इसको ड्यू कंसिडरेशन देंगे एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये बहुत जल्द सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक लेता हूँ जी। ब्रेक के बाद वापस हूँ तो मैं नाज शाह साहबा से 2-3 सवाल और करना चाहता हूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो मामला है ऑनलाइन पिटीशन पर 1 लाख अफराद के दस्तखत होने के बाद पार्लियामेंट में जाएगा, तो पार्लियामेंट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या होगी पार्लियामेंटेरियंस की कि वो वहाँ पर मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ सकें। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ताबिंदा दोगल साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं नाज शाह साहब, मुझे ये पहले बताइए कि आप अब ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा बहस के लिए, तो वहाँ पर किस स्ट्रेटजी के साथ अपना जो केस है वो प्लीड किया जाएगा, किस तरह से आप समझती हैं कि बेहतर तरीके से? क्या कंपैरिजन होगा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स का कि वहाँ पर पॉजिटिव रेशो क्या है, वहाँ पर वैक्सीनेशन की रेशो क्या है, बाकी ममालिक में जो रेड लिस्ट में नहीं है वहाँ पर कैसे ट्रीट किया गया है? क्या ये कंपैरिजन देकर जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा और केस को प्लीड किया जाएगा? स्ट्रेटजी क्या होगी पार्लियामेंट में और होप्स क्या हैं आपकी? तो देखें, हमारी उम्मीद तो यही है कि हम गवर्नमेंट की जो हिपोक्रेसी है, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको एक्सपोज करें। हम सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे MPOs ने लिखा है, डोमिनिक राब को भी और ग्रांट शैप्स को भी, जो हमारे सेक्रेटरी स्टेट हैं ट्रांसपोर्ट के और फॉरेन सेक्रेटरी, के आप हमें डेटर हमारे सामने पेश करें। वो डेटर जब हमारे सामने पेश आएगा, क्योंकि जो डेटर हमें मिल रहा है वो नेशनल यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर है, कंट्री ट्रैकर्स पर है, बहुत सारा डेटा हमारे सामने है। उस डेटा के मुताबिक हमें समझ नहीं आ रही है कि किस बुनियाद पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर से उतारा नहीं गया और एम्बर लिस्ट पर क्यों नहीं लाया गया। तो उस डेटा जिस डेटा पर की बुनियाद पर ये फैसले हुए हैं, उस डेटा के बारे में हम पूछेंगे। हम सवाल कर रहे हैं, साजिद जावेद से भी कर रहे हैं, जो हेल्थ सेक्रेटरी स्टेट है, हेल्थ हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। और उसको देख कर हमने ये पेश करना है कि एक तो पार्लियामेंट्री जो पिटिशन है, क्या वो सुनेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री पिटिशन बहुत सारी होती हैं और हमारे जो तरीका है उनका करने के लिए, वो जो पार्लियामेंट्री पिटिशन की कमेटी है वो हर पिटिशन को देखती है और वो एलोकेट करती है हर पिटिशन को। और 1 हफ्ता हम वापस जाएंगे और फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री रिसेस होगा हमारे पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए, तो फिर हमारे पार्लियामेंट सिटिंग नहीं होगी। तो एक ही तकरीबन 10 ही दिन है हमारे लिए जो ये हम नुमाइंदगी कर सके पार्लियामेंट में। मगर फिलहाल हम खत लिखेंगे, मीटिंग करेंगे मिनिस्टरों से, तो ताकि हम समझ सकें कि किस बुनियाद पर। और वो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ठीक है, जो
आपने डेटा यूज़ किया है, उसके अलावा कौन से हमने बेंचमार्क मीट करने हैं, कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से एम्बर लिस्ट पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट से उतारा जाए और एम्बर लिस्ट पर प्लेस किया जाए। और अगर वो क्राइटेरिया हमारे सामने होगा तो फिर हम पाकिस्तान को भी हमारी गवर्नमेंट कह सकती है कि देखें, अगर आपने ये जो शर्तें हैं ये पूरी की तो हमने आपको उतार देना है रेड लिस्ट पर। तो हम फिर उसको देख कर समझ कर आगे से कोई पेश भी कर सकते हैं कि वाकई हम ये कर सकते हैं। मगर अगर वो डेटा शेयर नहीं कर सकते तो हम किस बुनियाद पर काम कर सकते हैं, ये मसला है हमारे गवर्नमेंट के लिए। और फिर हम पाकिस्तान को भी बता सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को बता सकती है कि देखें, हमने ये शर्तें हैं, ये क्राइटेरिया है और उसको भी हम समझना चाहते हैं। जब तक हम इन दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही है। डॉक्टर ताबिंदा, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया, जबकि ऐसे कई ममालिक को जिनका का डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक वहाँ पर जो पॉजिटिव रेशियो है वो ज़्यादा है, लेकिन उनको रेड लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तान को क्यों नहीं निकाला गया? आप इसकी कोई रैशनल रीज़न फाइंड करती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम असद, थैंक यू। मुझे जो गवर्नमेंट ने शराइत रखी हुई है वो ये रखी हुई है कि वैक्सीन कितने लोगों को लगी है, क्या परसेंटेज कोविड से मुतासरा लोगों की, वो तकरीबन 4 शराइत हैं उनकी। दूसरा ये है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मौजूद होना, और फिर ये कि डेटा जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसा डेटा, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो डेटा कैसे प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक चीज़ के ऊपर सिर्फ इन्फेक्टिविटी के रेट के ऊपर नहीं है, ये 3-4 उनके क्राइटेरिया हैं जो वो चाहते हैं कि लोग मीट करें। और अगर आप ट्रैक करें, जो यूएनओ का भी ट्रैकर है उसमें भी पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं उनके ऊपर एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, यानी कि वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो डेटा आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। और इसीलिए जब पाकिस्तान को पहले रेड लिस्ट पे डाला गया था अप्रैल में, उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान का जो अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं कि इतने लोग पॉजिटिव हैं, उसकी निस्बत जब वो यूके में आते हैं और उनका कोविड टेस्ट होता है तो वो सबसे ज़्यादा उनका तनासुब था पॉजिटिव होने का, जबकि सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश से, इंडिया से जो लोग आ रहे थे उनकी निस्बत सबसे ज़्यादा वो पॉजिटिव, पीछे से नेगेटिव आते थे, आगे से वो पॉजिटिव हो जाते थे। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा डेटा पाकिस्तान से शायद डेटा कलेक्शन एक्यूरेट नहीं है, या वो पेश नहीं कर पाते, या प्रेजेंट ठीक से नहीं हो रहा है, और इधर ये गलतफहमी है कि वहाँ का जो डेटा है शायद वो ठीक नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, और उसकी बुनियाद पर वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि परसेंटेज पॉपुलेशन की जिसको टीके लगे हैं वो कम है, और इसलिए जो है हम उसको, लेकिन उस जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसका जवाब वैसे नाज साहिबा से मैं लेना चाहूँगा। अगर नाज साहिबा जिस तरह से डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि हमारे डेटा को डाउट कर रहे हैं वो, कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी हमारी पॉजिटिव रेशो 3% है, हम इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है क्योंकि लोग जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव रेशो ज़्यादा आ रही है। अगर ये आर्गूमेंट आपको मिलता है बहस के दौरान तो आप इसका क्या जवाब देंगी? देखें, पहले तो हमें आर्गूमेंट पेश तो करें, वो पेश नहीं कर रहे हैं। जो शर्तें उन्हें रखी हैं, जो भी उनको चाहिए वो हमारे सामने पेश करे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके स्पेकुलेशन तो हर कोई कर सकता है, मगर जब तक हमारे सामने पेश तो जाहिर ना हो कि हमने किस डेटा। लेकिन आप ये समझती हैं वैसे कि ऐसा है, या हो सकता है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है तो डेली बेसिस पे एनसीओसी की तरफ से हमारे पास फैक्ट्स आ जाते हैं, क्या उसको डाउट किया जा सकता है? देखें, जो साइंसदानी डेटा है वो डेटा डाउट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अगर एक मुल्क कह रहा है कि हमारे ये डेटा है तो वो साइंसदानी बुनियाद पर दिया जाता है, तो उस पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर उस पर डाउट कर रहे हैं तो उस मुल्क पर डाउट कर रहे हैं। ये डाउट की बात नहीं है, ये इस बात की है कि हमें चाहिए तो ये पाकिस्तान के, देखें हमें फोकस पाकिस्तान के डेटा पर नहीं, मगर हमें चाहिए हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ के डायस्पोरा कम्युनिटी है उनके लिए, जो मेरे कंस्टिट्यूएंट्स है उनको ये चाहिए, हमें ये समझना है कि किस डेटे के बुनियाद पर ये जो, चाहे ये वेरिएंट के बारे में हो कि जो वेरिएंट कंसर्न है, चाहे वो वैक्सीनेशन के बारे में हो, चाहे वो ये हो कि उन्होंने फेज 1 की वैक्सीनेशन है, दूसरी वैक्सीनेशन है, या वो जो कोविड की एक्चुअल इन्फेक्शन रेट है वो किस बुनियाद पर, हमें ये समझना है कि क्या चाहिए उनको।
ठीक। और जब हम समझ सकेंगे फिर हम आगे से जवाब दे सकेंगे या उस मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि पहले एतराज़ सामने तो आए कि एतराज़ है क्या, वो तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा गुलाम हुसैन रहमान साहब, मेरे एक सवाल तो मेरा वो रहता है पहले, जो कि अब जो लोग पाकिस्तानी इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं वो किस रूट से आ रहे हैं, और तुर्की के बाद तो उनकी मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया होगा। तो एक तो उसको उस पर बताइएगा। दूसरा ये है कि आप अब क्या कितना होपफुल हैं इस सिचुएशन में कि जी पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिस्कशन होगी? देखिए असद, यूरोप के कई कंट्री ऐसी हैं जो कि एम्बर लिस्ट और ग्रीन लिस्ट के अंदर है। तो मेरा ख्याल है जो भी यहाँ पर आना चाहे वो 10 दिन जो है वो ऐसे मुल्क में गुजारा है जिसके अंदर स्पेन भी है, शायद फ्रांस भी है और दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर 10 दिन गुजार के यहाँ पर आ जाए तो फिर उनको होटल क्वारंटाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर एम्बर कंट्री से आ रहे हैं या किसी ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो फिर आप जो है वो बगैर होटल क्वारंटाइन के जो है वो बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं। तो अगर टर्की ने जो है पाबंदी लगाई है तो लेकिन बहुत से यूरोपीय ममालिक जो हैं अभी ऐसे हैं जहां पर आप आकर यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश सिटीजन है उनको तो ज़ाहिर है वीज़ा भी लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी यूरोपीय कंट्री के अंदर जाकर वहां 10 दिन गुजार कर यहाँ आ सकते हैं। ये तो हो गया पहला पोर्शन। दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि दूसरा क्या सवाल था सर? दूसरा मैंने कहा था कि आप पार्लियामेंट में जाने के बाद आप क्या पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं? हाँ देखिए, ये तो मुझसे भी ज्यादा नाज साहिबा बता सकती है जो कि पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन हाँ ये है कि जब इस तरह की डिबेट जो है वो पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की डिबेट होती है तो ऑफ कोर्स उसका जो है वो रिजल्ट जरूर निकलता है। जो एमपीज हैं जो सारी सूरत को कोविड को भी देख रहे हैं, उसके अलावा डाटा भी शेयर हो रहा है और वो उसको देखते हैं तो जाहिर है जब क्वेश्चन किए जाएंगे अगर सेटिस्फैक्ट्री क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते तो जाहिर है फिर हुकूमत को जो है या तो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा तमाम एमपीज को, और अदरवाइज जो है उन्हें अपना ये फैसला पाकिस्तान के बारे में बदलना पड़ेगा और उनको ग्रीन लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि नाज साहब ने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और यहाँ पर बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बड़ी, मैंने कई दफा पार्लियामेंट की कार्रवाई जाकर देखी है तो बड़ा ओपनली जो है वो हमारे जो पाकिस्तान नजाद एमपी हैं जिनमें बड़ा वोकल बोलते हैं, नाज साहिबा भी हैं, यास्मीन कुरैशी हैं, अफजल खान हैं और भी काफी जो बड़ा वोकल बोलते हैं और अपना जो भी केस है सही तरीके से उसको पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है जब ये इस पे डिबेट शुरू होगी तो हमारे जितने भी एमपीज हैं वो इसको उठाएंगे मामले को कि अगर पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में ही रखा गया है तो उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाए कि उनकी वजूहात क्या है। तो अगर इस तरह का डाटा नहीं होगा और अगर सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान को जो है वो रखा जा रहा है तो मेरा ख्याल है ये बरतानवी हुकूमत को फैसला जो है वो अपना बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ताबिंदा, ये बताइए कि अभी हमने देखा पिछले महीने बड़ी सेलिब्रेशंस हुई कि खोल दिया गया है जी, सब कुछ अलाउ कर दिया गया है और उस पर प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का भी निशाना बनाया गया, अपोजिशन की पार्टीज़ ने खासा तनकीद का निशाना बनाया। कोई ट्रेंड सामने आया उसके बाद कि ख़तरा बढ़ा हो इसका कोविड का, या फ़ैसला दुरुस्त मालूम होता है इन हालात में? तो ओवरऑल क्या ट्रेंड मालूम हुआ है और क्या आपके ख्याल में थ्रेट बढ़ा है, थ्रेट कम हुआ है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस मौजूदा सूरत हाल में? सद ऐसा हुआ था कि जब शुरू में ये सब ओपन हुआ या जो समझे आपके आज़ादी का दिन जो मनाया गया था, बहुत उसमें ये बात खुलकर सामने आई थी कि जो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई उनको ज़्यादा उनको मर्ज लगाइए और वो अस्पताल में आए। सो इस वक्त जो अस्पताल में लोग हैं वो ज़्यादातर वही हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी, यानी कि एक सर्टेन एज से कम लोग हैं या जिन्होंने जो एंटी वैक्सर्स हैं जिन्होंने नहीं लगवाई उनको ये इन्फेक्शन हुई और एक सर्ज होकर अब फिर दोबारा ट्रेंड ये है कि कम हो रहा है। अब आप ऐसे जानते हैं कि आर रेट जो है ये पिछले 1-2 दिनों में 1 से कम हो गया है, जो कि लग रहा है कि जैसे कि एक सर्ज आकर दोबारा कम हो गया है। तो एक ट्रेंड आया था, जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों ने जब ज़्यादा मिलना जुलना शुरू किया एकदम से, और जो लोग जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उसके बाद एकदम सर्ज आया और उसके बाद अब फिर सेटल हो रहा है।
अच्छा, ये बताइए कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि जी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरी नहीं मिलेगी, मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद कर देंगे, आपको एयर टिकट नहीं मिलेगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, आप बस में भी सफ़र नहीं कर पाएंगे, बस का टिकट भी नहीं मिलेगा, टीचर्स को सैलरीज नहीं मिलेंगी, फिर टीचर्स करवा रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है ताकि फोर्सफुली वो ऐसे लोग जो नहीं करवा रहे उनको तैयार कर सके? देखिए, यहाँ के लॉ के मुताबिक तो ऐसे जो है एम्प्लॉयर्स अपने जो है राइट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं और एम्प्लॉयर्स के राइट्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक बिजनेस है और मैं अपने रूल सेट करती हूँ कि जिसको मैं एम्प्लॉय करूँगी वो सिर्फ वही होगा जिसको वैक्सीन लगी होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इन्फोर्स कर रही हूँ वैक्सीनेशन, मगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं सिर्फ उसी को एम्प्लॉय करूँगी जिसको वैक्सीनेशन लगी है। जी, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी पॉलिसीज अब बनेंगी और ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये आम लोगों की हिफाजत के लिए भी है और बाकी एम्प्लॉयज़ की हिफाजत के लिए भी है कि लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं और लगवाएं। और हर मुल्क के हिसाब से इन उसूलों को चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ और उसूल हैं, USA में कुछ और उसूल हैं, क्योंकि वहाँ का लॉ और है और यहाँ का लॉ और है। मगर मुझे लगता है कि किसी सूरत में ये एक किस्म का उसूल ही बन जाएगा, जैसे बाकी वैक्सीनेशन के बारे में है, जैसे चाइल्डहुड वैक्सीनेशन में है और या अडल्ट वैक्सीनेशंस के अंदर है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगवानी पड़ेंगी जिनका पब्लिक के साथ रिलेशन है, उनको लगवानी पड़ेंगी ये। फिलहाल तो ऐसा कुछ पाबंदी लगा नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है इंडिविजुअल्स लगाएंगे, जैसे स्टोर्स वगैरह हैं वो लोग लगवाएंगे, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ था कि मास्क, अगर आप चाहते हैं आपके स्टोर में लोग मास्क पहने तो आपकी अपनी मर्जी, अगर नहीं चाहते कि आप ना वो पहने तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो कुछ लोगों को चॉइस मिली, लिबर्टी मिली इस बेस के ऊपर कि लोग समझदारी से काम लेंगे। तो जहाँ पर आपको पता है कि कुछ आज़ादी मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो ये लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभी तक तो काम कर रहे हैं, यानी कि फासला रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, और अंदर शॉप्स के भी मैंने देखा है कि लोग मास्क पहन रहे हैं क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ये लोग मुझे लगता है कि इसको फॉलो करते रहेंगे। इस तरह की मजबूरियों की और जो पाकिस्तान में हो रहा है या पाबंदियों की यहाँ पर ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, गुलाम हुसैन रहमान साहब, ये हमने देखा कि जो आज़ादी का दिन मनाया गया तो ये उन मुल्कों में भी नहीं मनाया गया जहाँ पर केसेस ज़ीरो हो गए थे, लेकिन यहाँ पर बरतानिया में मनाया गया और प्राइम मिनिस्टर पर काफ़ी इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये आप किस तरह से केसेस के होते हुए मना रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे एक तो ये है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा था कि खदशा जाहिर किया था कि अगस्त में शायद हज़ारों की तादाद में केसेस आ सकते हैं, वो खदशा तो शायद उस तरह से दुरुस्त साबित नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शंस हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, क्या हो सकता है मौजूदा सिनेरियो में? देखिए, असद उम्मीद तो अच्छा की रखनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि दोबारा किसी लॉकडाउन की तरफ या इस तरह की पाबंदियों की तरफ जाएं। लेकिन जैसा आपने कहा, इस तरह की रूमर्स यहाँ पर जरूर हैं कि ज़ाहिर है आजकल केसेस जो है वो तादाद कम हुई है, लेकिन पिछले दिनों केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी और उस वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दोबारा भी कोई ऐसी लॉकडाउन की या इस तरह की सूरत हो सकती है। चूंकि बरतानवी हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से NHS ने जो है वो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो बड़े अच्छे तरीके से चलाया और मेरा ख्याल है शायद इस वक्त 90% के करीब लोगों को जो है वो वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा। और ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि और इसी वजह से और दूसरी बात है कि किसी भी इवेंट के अंदर आपने जाना है तो आपको जो कोविड पासपोर्ट है उसकी जरूरत पड़ती है। वो आप एक ऐप है जिसकी भी डबल वैक्सीन हुई है, वो ऐप डाउनलोड करता है, तो उसके बाद उसको डिटेल डालने के बाद एक बार कोड जो है वो इशू होता है, तो बार कोड दिखाना पड़ता है, फिर आप एंटर होते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है चाहे कोई और कोई इवेंट है। हमने देखा भी मैचेस हुए वो उसमें ये फॉलो किया गया। बिल्कुल सही है। मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा नाज साहबा से है और फिर जो जी सही है। नाज साहबा, मुझे ये बताइए कि आपने अभी अपनी एफर्ट्स की बात की, होप्स की बात की, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स से, फॉरेन ऑफिस से, हाई कमीशन से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं या डिमांड करती हैं कि वो अपना रोल किस तरह से प्ले करें, और आपको कहाँ वीकनेस दिखाई देती है और आपको कैसे लगता है कि अगर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी सपोर्ट करें या फॉरेन ऑफिस भी सपोर्ट करें तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आपकी फ़ाइट आसान हो जाएगी? देखें, जहाँ तक हाई कमिश्नर की बात है तो कल मैं हाई कमिश्नर से मिली थी, पाकिस्तान हाई कमिश्नर में थी लंदन में, क्योंकि
हम कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम था और ये रेड लिस्ट का भी मसला था, तो हमने काफ़ी बात की थी उस पर। और यास्मीन कुरैशी जो है और पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की चेयरपर्सन है, वो भी मिनिस्टरों से बात कर रही हैं और हमारी गुफ्तगू चलती रहती है। लेकिन हम नहीं बता सकते, हम नहीं कह सकते, एक फॉरेन गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं हम उन्हें नहीं बता सकते वो उनको क्या कैसे काम किया जाता है, वो उनके मुल्क का वो दैट वुड बी इंटरफेयरिंग। हम इंटरफेयर नहीं करते, हम उनको सपोर्ट करते हैं जहाँ तक हमसे हो सके, हमारे बस में हो हम करते हैं। और जहाँ तक हमारी जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुली रहती हैं, ताकि अगर उनको हमारी सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मगर ये नहीं हो सकता कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को कहें कि देखें आपने इस तरह काम करना है। वो अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वो अपने डिप्लोमेटिक जी सही, बिल्कुल सही है। मैं तो एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल आपने उस पर बात कर दी। हमारे एक्सपेक्टेशन जी देखें, हमारे एक्सपेक्टेशन यही हैं कि वो क्योंकि वो पाकिस्तान के फर्स्ट सिटीजन है यहाँ, और हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी को उनकी ज़रूरतें होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, यहाँ के जो इब्रार खान है जो कौंसल जनरल है ब्रैडफोर्ड में, उनसे हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हमारे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके काम करते हैं, इस लिहाज से हमारी डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और जहाँ तक ये कोविड का मसला है, जाहिर है मेरी बात रेगुलरली यहाँ के हाई कमिश्नर से भी होती है, मगर हमारे मुल्क के जो हाई कमिश्नर है डॉक्टर क्रिस्टिन टर्नर से, उनसे भी रब्ता रहता है। कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। रेड लिस्ट के जो अनाउंसमेंट थी उससे पहले भी हमारी गुफ्तगू चलती रहती है और हम लॉबिंग करते हैं। हम अपनी तरफ से जो पार्लियामेंटेरियन है, बगैर पाकिस्तान का जो कंट्री से कंट्री है, जैसे कि पहले ये कहा गया था कि देखें वो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, लेकिन हम जो हैं जो एमपीज हैं वो हम लॉबिंग, जाहिर है आपका अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना, स्टेट का अपना रोल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया नाज शाह साहिबा, ताबिंदा दुगल साहिबा, गुलाम हुसैन अमान साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।